और आलोचना में एक अपनी पहचान बना चुके हैं। काफ़ी ख्याति है आलोचना में। अक्सर ये साहित्यिक मुद्दे जो फेसबुक पर भी आते हैं उन्हें यूं ही नहीं जाने देते, पूरी नज़र रखते हैं और उसका हल बताते हैं कि क्या है, उसकी पूरी उसका विश्लेषण करते हुए समझाते हैं। जो सामान्य तौर पे जो पाठक है, फेसबुक पाठक है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और ये बहुत अच्छी बात है कि केवल पत्रिकाओं में लिख के नहीं, फेसबुक पर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो साहित्यकार नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, वो भी ये जान पाते हैं कि साहित्य की दुनिया में क्या क्या उठ रही है, तो मसले क्या उठ रहे हैं और उस पर किस तरह से। तो मैं निवेदन करता हूँ कि बिस्मिल्लाह साहब की रचनाओं को शिल्प के नज़रिए से, और शिल्प जैसा कि बात भी हो रही थी कि कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई दूसरे से बिल्कुल मिली हुई चीज़ है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से रचनाओं में और शिल्प में दिखता है और उसके सूत्र किस तरह से बिखरे पड़े हैं। शुक्रिया। आज इस बातचीत की अध्यक्षता कर रहे हैं शंकर जी, और आज के सबके सम्माननीय आदरणीय जिनका जन्मदिन है, आदरणीय चंद्रदेव जी, सवरूप जी, अनिता जी, चौबे जी और सभी साथी। बिस्मिल्लाह साहब से मेरा दो तरह का रिश्ता है। एक तो इलाहाबाद का रिश्ता और दूसरा यह है कि जब मैं प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू के लिए गया तो एक उसके विशेषज्ञ थे जिसमें तो खैर उन बातों में नहीं कहूँगा। सरूर साहब जब बोल रहे थे तो वो जो उर्दू की एक शीरी ज़बान है, शायद मैं उस ज़बान में नहीं बोल पाऊँगा, जिस सलाहियत से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बहुत ज़रूरी तौर पर उठाई। कोशिश है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। दरअसल जब हम उपन्यास को खास करके पढ़ना या सोचना शुरू करते हैं तो असल में उसकी दो तीन तरह की पढ़त है। एक जिसकी ओर उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी रीडर है जो लेखक को भी नहीं पता है। अध्यापन और पाठ्यक्रम में जो पढ़त होती है वह तो एक अलग है ही। एक ऐसा रीडरशिप है जिसको लेखक को खुद नहीं पता है कि कौन पढ़ रहा है, और वह रीडरशिप असल में किसी स्ट्रक्चर, किसी शिल्प, किसी भाषा के साथ नहीं देखता है कि यह एक फॉर्मेट है, एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ हम पाठ को देखें। और मुझे लगता है कि शायद रचना के साथ वह जो रीडर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको प्रायः हिंदी में नहीं इस तरह से देखा गया है। हाशिए की बात कर रही थी अनीता जी, मुझे लगता है कि मैं उस पाठक को हाशिए की हिस्सेदारी के रूप में देखता हूँ, और इस पर काम हुआ है। रीडर रिस्पांस थियरीज को लेकर के बाहर बहुत काम हुआ है, हिंदी में या शायद उर्दू में भी अभी इस पर काम कम हुआ है। तो मैंने कुछ उसी रीडर की तरह से देखने की, पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले तो जैसे होता है कि एक रचनाकार अपने किसी एक खास रचना के नाते याद रह जाता है। जैसे मान लीजिए सभी चर्चा कर रहे हैं झीनी झीनी बीवी चदरिया। प्रेमचंद की कोई भी रचना आपने गोदान आप छोड़ नहीं सकते। रेणु का मैला आंचल आप कैसे भुला सकते हैं, या आप जो उदास नस्लें हैं उसको छोड़ करके आप दूसरा क्या याद कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो झीनी झीनी बीनी चदरिया एक तरह से बिस्मिल्लाह साहब के लेखन और पूरे उस रचनात्मक उन्वान का एक ऐसा जुड़ा हुआ हिस्सा है जिसको हम छोड़ करके बातचीत नहीं कर सकते। अब ऐसे में थोड़ी एक जो इधर के उपन्यास हिंदी में लिखे जा रहे हैं, खास करके इधर एक चलन बढ़ा है रिसर्च नॉवेल का, शोध उपन्यास। आप सबने हम सबने देखा होगा।
मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा, हालांकि वो कोई शोध उपन्यास नहीं है, झीनी झीनी बीनी चदरिया से अच्छा कोई शोध उपन्यास हो सकता है। मैंने तो अभी हिंदी में नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी है, जो उपन्यास आए हैं वो दरअसल डॉक्यूमेंटेशंस ज़्यादा हैं, अखबार के खबरें ज़्यादा हैं, मुकदमे ज़्यादा हैं, लेकिन एक उपन्यास का इनसे क्या लेना देना है? एक उपन्यास जब तक औपन्यासिक नहीं होगा, मतलब उसको नॉवेलिस्टिक होना है, और जब तक वह औपन्यासिक नहीं होगा तब तक इस दस्तावेज को पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम किसानों की आत्महत्या को ही पढ़ना देखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उपन्यास जब उस पर आएगा तो वो किसी एक समय या किसी क्षण या किसी तत्काल घटना या आत्महत्या को केंद्र नहीं बनाएगा, जिसको वो कह रहे थे कि असल में बड़ा सवाल कैसे वो बनेगा। तो स्वाभाविक है कि वह उस समय के उस तथ्य को या विषय को या उस घटना को तो लेगा, लेकिन वह उसको ट्रांसडेंट भी करेगा, मतलब उसके पार जाएगा। और उपन्यास इसीलिए एक आयाम में नहीं होता है, उसके कई आयाम हैं। जैसे इन्होंने उसको अस्मिता विमर्श से देख लिया, लेकिन वह उससे बड़ा भी उपन्यास हो सकता है और है भी। तो ये जो कई आयामों में उपन्यास की यात्रा है, असल में उसको देखने की जरूरत है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि कोयला बाजार के नामक एक मोहल्ले में रहते हुए जो 10 साल उन्होंने लगभग 10 साल समय खर्च किया है उस उपन्यास पर, झीनी झीनी बीनी चदरिया को लेकर, तो एक तरह से वह अनुभव, और वह वही मैं कह रहा हूँ कि वो केवल एक शोध करना है इसलिए 2 साल 1 साल जा करके उनके बीच रहना है और कुछ सर्वे करना है, सर्वेक्षण करना है, वैसा नहीं। वह उनसे घुले मिले और उनके जीवन मरण दोनों के साथ जो वहाँ लोग थे, जो उस बस्ती में, और व्यवस्था भी थी, जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि मैं और कहीं रह भी नहीं कहाँ पाता, लोग घर ही नहीं देते। आज भी वह समस्या है। आप अपने वर्तमान में जब जो लोग हैं ये इसको अनुभव करते होंगे, जो मुसलमान भाई साथी हैं हमारे, कि कहाँ उनको घर कौन दे रहा है, और आज तो ज़्यादा जहरीली हवाएं हैं, हम अपने दौर में देख रहे हैं, शायद किसी और कारणों से। तो ऐसे में जो उस दर्द का जो रिश्ता है, और जो फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ अगर देखें हम कि दर्द का कैसा खरा रिश्ता एक तरह से वो मिलता है, तो उस खरे रिश्ते के साथ आप इस उपन्यास को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो केवल किसी एक बनारस के खास मोहल्ले या बनारस के जुलाहे या बुनकरों की कथा नहीं रह जाती है। जैसे कि ठीक मैला आंचल का मेरीगंज केवल वो पूर्णिया जिले का मेरीगंज नहीं रह जाता है, जैसे कि गोदान का बेलारी केवल वो बनारस और उसके अंचल का बेलारी नहीं रह जाता है, जैसे कि राग दरबारी का शिवपालगंज केवल शिवपालगंज नहीं रह जाता है, वो पूरे देश का मसला बन जाता है। और एक उपन्यास इसी नाते वह राष्ट्रीय रूपक जिसको हम कहते हैं, नेशनल एलिगरी कहा गया है, दरअसल तब रूप बनता है। और इस नाते वह उपन्यास महत्वपूर्ण है कि जब भी आप जुलाहे या बुनकरों की बात करेंगे तो हिंदी में अगर कोई एक नावल याद आएगा तो वो झीनी झीनी बीनी चदरिया। और बहुत ही जिस आयनादारी के साथ इसको हम देखते हैं कि राही मासूम रजा का आधा गांव, हालांकि मुझे टोपी शुक्ला भी बहुत पसंद है किसी खास कारण से, उसी तरह से आप देखें उस शानी की जो परंपरा है, राही मासूम रजा की परंपरा है, या मंजूर एहतशाम की जो परंपरा है, मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह को उसी परंपरा में रखता हूँ। क्यों, उसके आगे उसकी बात मैं करूँगा कि जिसको लेकर के ये बातचीत चल रही है। दरअसल जिस अनुभव की बात हुई, और अनीता जी बैठी हुई, हालांकि ये खास ढंग के उस दलित लेखन को पूरी तरह से नहीं मानती हैं, उसमें और ये आगे बढ़ करके सोचती हैं। जैसे एक सवाल उठाया गया विमर्शों की जब बात आई, तो और प्रायः ये सवाल चूंकि विद्यार्थी भी पूछते रहते हैं, स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की और उसकी प्रामाणिकता की बात।
तो जीनी जीनी बीनी से दरिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो जुलाहे नहीं है, लेकिन वो अनुभव है और वो फर्स्ट हैंड अनुभव है। यह भी नहीं कि वो द्वितीयक या तृतीयक तरीके से आया है। तो इसलिए वह जो समस्याएं, वह जो दर्द, वह जो उनकी हंसी खुशी, त्योहार, रीति रिवाज, उनमें सब कुछ जो आता है वो बड़े ही सलीके से बिस्मिल्लाह साहब करते हैं। उनकी सारी तफसील में यहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अगर हम उस मुद्दे को देखें सीधे सीधे तो जो सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का मसला है, उनकी एक कहानी है खाल खींचने वाली, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए, जो उसमें भुवनेश्वर चरित्र है। अब यह कैसे हम तय करेंगे कि एक जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी है उसके साथ अगर उसको रख करके हम देखेंगे तो ये मसला इतना जटिल है सहानुभूति और स्वानुभूति वाला, खास करके साहित्य के लिए, कि हम एक बारगी यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं यह अप्रामाणिक है और यह प्रामाणिक है। साहित्य दरअसल जिस संजीदगी के साथ, जिस संवेदना के साथ अपने इर्द गिर्द अपने परिवेश को देखता समझता है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसे उसको रचता है। और इसलिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या किसी शिल्प की बात करें तो सबसे ज़रूरी जो कथा साहित्य में चीज़ है कि हम किरदार कैसे खड़े करें, किरदार कैसे रचते हैं, जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस अर्थ में जैसा कि आपने किसी को उठाया और एकदम से ट्रांसफॉर्म करके उसको रख दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं। किरदार हमारे आसपास, हमारे परिवेश में, हमारे गिर्द होते हैं। हम किसी के बारे में किसी से सुनते हैं, खुद का अनुभव उसके साथ जुड़ता है, लेकिन हम उसको पुनः सृजित करते हैं, और यह पुनः सृजन जो है वह नया होता है। इसको सीधे सीधे हम कहें कि आप लिबास को मानी देना होता है, क्योंकि जो वस्तु जगत है उसमें एक वस्तु की सत्ता और क्या है, उसको उस वस्तु का नाम मिल जाना है, और किसी किरदार को नाम मिल जाना। जैसे कहते हैं हम लोग ना कि मैं अपने लिए, आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं कहानी बन जाऊं, तो एक व्यक्ति का कहानी बन जाना दरअसल वही उसकी अमरता है। और कुछ अलौकिक ढंग से अमरता मोक्ष होती होगी, वो होती होगी, लेकिन किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का किरदार के रूप में कहानी बन जाना, यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और शायद इसी अर्थ में प्रेमचंद ने कहा होगा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ, लेकिन यह मानव चरित्र रचना और गढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इन चीज़ों को बड़े सलीके से उन्होंने जो किरदार खड़े किए हैं, खास करके झीनी झीनी बीनी से दरिया में वो मतीन है, चाहे अमरुल्लाह का ही, चाहे उसमें रऊफ चाचा का जो चरित्र है, या नजबुनिया है, और भी जो स्त्री चरित्र हैं, वह लगता ही नहीं है कि वो कहीं से बिना जाने बुझे और बिना उनसे संपर्क, उनसे बातचीत किए हुए जैसे वो सहज रूप से विकसित होते हुए। तो इसलिए यह भी जरूरी है शिल्प के स्तर पर देखना कि वह कैसे किरदार सृजित हो रहे हैं और वह कथा को किस तरह से, क्योंकि वही संवाहक है। वो किसी का शेर है, उसका आधा हिस्सा मुझे याद आ रहा है कि इन्हीं पे सारे मसाइल का बोझ रखा है। तो ये जो मसाइल होते हैं वो दरअसल किरदारों के जरिए उपन्यास में चलते हैं। अब जो एक तीसरी चीज़ है जिसकी ओर बातचीत की जाए, देश काल, टाइम स्पेस जिसको हम लोग कह रहे हैं, जो उपन्यास में या कथा साहित्य में होता है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा भी हुई कि दरअसल वो ट्रांसडेंट करता है, तो संक्रमित करता है अपने उस पूरे समकाल को। और वो किन रूपों में, किन मसलों में, तो स्वाभाविक है कि वह किसी एक खास लोकेल की कथा तो होगा, लेकिन उस लोकेल से बाहर भी वह जाएगा। वो लोकेल दरअसल रिप्रेजेंटेशन है, प्रातिनिधिकता है,
आप सबको याद होगा जब नए लोगों को मुझे नहीं पता है, जब प्रेशर कुकर का आविष्कार नहीं हुआ था तो घरों में भगोने में या बटलोई में चावल भात बनने के लिए रख दिया जाता था। तो उसमें माँ, बुआ, बहनें, उनको पता था, ये स्ट्रक्चर है उपन्यास का, उनको पता था कि कितना इसमें पानी रखा जाएगा चावल में, कितनी आंच पर रखा जाएगा और कितने समय में वह अदहन में, जो अदहन कहा जाता था, उसमें कैसे वह चावल तैयार होगा। और जब उनको आती थी वह ढक्कन हटा करके और 2 दाना उस पर से ऐसे हाथ में ले करके मसल करके कहते थे कि हाँ ये हो गया, बंद कर दिया है। तो ये जो लोकेल है जहाँ से वो किरदार उठाए गए, असल में वो दाने हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उस पूरे चावल को नहीं देखा, छोड़ दिया। दरअसल वह पूरा चावल, जिसको मैं कह रहा हूँ कि पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में वह बनता है। कल परसों की अभी खबर है, प्रधानमंत्री गए थे बनारस, कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अभी भी आप जा करके वहाँ जो जुलाहों की समस्या है वह देखने की ज़रूरत है इस समय में भी, कि वह कैसी है और किस तरह से, खास करके जब आप जीएसटी जिसको कह रहे हैं, नोटबंदी जिसको कह रहे हैं, नोटबंदी जीएसटी के बाद भी ये छोटे छोटे हथकरघे और इस तरह के बुनकर जो हैं, उनकी दशा क्या है, क्या वो बदली है या उसी तरह की है। तो अगर वह उसी तरह से है, वो समस्या बनी हुई है, तो वो प्रासंगिक है उपन्यास, और प्रासंगिक है तो स्वाभाविक है कि वह अपने समकाल से बाहर भी निकल करके हमारे अपने समकाल में भी कहीं न कहीं देता है। तो इस दृष्टि से भी उसको देखना चाहिए। एक उसमें बहुत मज़ेदार और महत्वपूर्ण चीज़ है, खास करके जिसको हम लोकेल कह रहे हैं, और जिस बारीकी से कुछ घटनाएं असल में अपने स्थानीयता के बाहर भी कभी कभी पहुंचती हैं। उसमें सावन महीने का जिक्र है। हम लोग दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, हरिद्वार आसपास रहने वाले जो लोग हैं, सावन एक समय में साहित्य और सिनेमा में बहुत संजीदगी से और बहुत अच्छे से याद किया गया, मतलब सावन महीने। लेकिन अब वो दहशत पैदा करता है। आप सड़क पर, जिस सड़क का वो जिक्र कर रहे थे, अब सड़क पर निकलते हुए आपको डर लगता है कि कहाँ वो छू जाएगा और क्या आपके साथ घटित हो जाएगा। तो ये जो समझने की, मतलब कथा का जो समझ है, असल में आपको अपनी समकालीनता से उसको कैसे ग्रहण करते हैं। तो उसमें जो जिक्र आता है, मैं पूरा उदाहरण नहीं पढ़ूंगा, दरअसल कजरी के गीतों का, तीज का, इनका वर्णन होते हुए, तो ईश्वर गंगी और शेखू धारा पर गौनिहारिन आती थी और कजरी गाते हुए चल रही हैं, छैले पैसा और इनाम दे रहे हैं। तो जो सावन का वह दृश्य है, और आखिर में कहते हैं कि कहाँ अब वह बनारस और कहाँ अब वह बहार। तो आप इसको जब देखते हैं, मैं नॉस्टैल्जिया के अर्थ में केवल इसको नहीं समझ रहा हूँ, असल में जो विकास है, या जो एक तरह का, मतलब विकास का मतलब जो एक तरह का विकास है, और जो सपना है कि हम सब शहरों को, सब नगरों को एक जैसी सड़क में बना दें, एक जैसे कॉरिडोर में बना दें, एक जैसे लाइट में उसको रच दें, तो उससे वहाँ की अपनी जो खासियत है, संस्कृति है, वह क्या। इसलिए झीनी झीनी बिनी चदरिया का एक संदर्भ तो वह है ही, लेकिन एक बनारस भी वहाँ मौजूद है। वह बनारस जो बहती गंगा में है, काशिकीय के उपन्यास में, वह बनारस जो काशीनाथ सिंह के काशी का 80 में जो 80 मोहल्ला है, लेकिन ये सारे मोहल्ले, ये सारा बनारस की गलियां, ये सब कुछ दरअसल केवल बनारस की नहीं है। आप जब उसको समझना शुरू करते हैं तो वहाँ से वो बाहर निकलती है। और शायद इस अर्थ में वह जो देश काल जिसको हम कहते हैं उपन्यास का, न उसका कोई एक भूगोल होता है और न कोई उसकी घड़ी का समय वाला काल होता है, वह दरअसल उससे बड़ा होता है, जिसको मैं कई आयामों की बात कह रहा हूँ। आखिरी एक बात कहता हूँ, हर बड़ा रचनाकार, जैसा जिक्र हुआ कि वो कहा है जोसेफ कॉनरेडो ने, जो पोलिश ब्रिटिश उपन्यासकार थे, उन्होंने कहा है कि हर उपन्यास आत्मकथात्मक होता है।
और ये सवाल केवल बिस्मिल्लाह साहब से ही नहीं कि क्या है, बड़े orhan Pamuk जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तुर्की के उपन्यासकार, तो उनका जो उपन्यास आया था मासूमियत म्यूजेसी, इंग्लिश में म्यूजियम ऑफ इनोसेंस, तो तुर्की में मासूमियत म्यूजेसी, तो उसमें कुछ कुछ कथाएं चलती हैं। तो उनसे ये पूछा गया यह सवाल कि आप इसमें कितना है, तो वो जो जवाब देते हैं उसमें मैं नहीं जाऊँगा। दरअसल कोई उपन्यासकार कह नहीं सकता है कि मैं इसमें कितना हूँ, लेकिन वह होता है और खूब अच्छे से उसमें वो आता है, लेकिन उन्हीं किरदारों के साथ, उन्हीं अनुभवों के साथ वो अपने को कहीं न कहीं अभिव्यक्त करता है। एक जो चीज़ कह करके मैं ख़त्म करूँगा, दरअसल हर बड़ा रचनाकार युक्तियों का प्रयोग करता है, जिसको हम डिवाइसेस कहते हैं कथा आलोचना की भाषा। आप कह सकते हैं तुलसीदास राम राज्य की यूटोपिया देते हैं, लेकिन उसके पहले, उसके समानांतर वो एक कलिकाल का डिवाइस रचते हैं। कलिबार बार दुकाल परे, तो वो और कुछ नहीं है, वह दरअसल उस कलिकाल की भयावहता को दिखा करके एक राम राज्य की कल्पना करते हैं। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसमें जो इन्होंने एक 3 खंड में है, झिनी झिनी बीनी चले, ताना, बाना, शेपक। शेपक को मैं एक डिवाइस मानता हूँ, एक युक्ति मानता हूँ, जो रचनाकार का अपना ये अपनी डिवाइस है, और इकबाल जिसमें एक तरह से आता है, और वहाँ पूरी अपनी विचारधारा, अपने पूरे दृष्टिकोण के साथ उपन्यासकार उपस्थित होता है, और हम सबको पता है कि वह विचारधारा, वह दृष्टिकोण उस उपन्यास में क्या है, जहाँ वो संवाद आता है दुनिया के मजदूरों एक लंबी एक तकरीर देता है एक बार। तो उस डिवाइस का इतने वो कहीं से बाहर से लक्षित नहीं होता है। ये देखने वाली बात क्या है कि वो बाहर से कहीं आरोपित या लक्षित नहीं होता, और यही सबसे बड़ी खूबी होती है किसी रचनाकार की, कि वह कैसे उसको एक युक्ति के सहारे, एक डिवाइस के सहारे रच ले जाता है, और शायद इस नाते वह बड़ा उपन्यास है। बात तो कुछ और करनी थी, समय नहीं है। जैसे कुछ मसले थे जो इनके दूसरे उपन्यास हैं, अपवित्र आख्यान, उठाव, उसके जो मसले थे, उसमें कम से कम साहस की जो जिसकी बात हो रही है, और जिसको आपने कहा कि केवल सूक्ष्म तरीके से, इन दोनों उपन्यासों में उस सूक्ष्म तरीके को भी तोड़ दिया है। बिल्कुल। सबसे मुश्किल होता है अपने भीतर, और अपने भीतर के अंतर विरोध को, अपने उस रूढ़ियों को दरअसल बाहर ले आना। वह किया है उन उपन्यासों ने, और एक खास अर्थ में उन्होंने, जैसे 2 चीजें वो कहते हैं कि असल में 2 झूठ प्रचारित, एक भाषा के बारे में, और दूसरा जो झूठ है वो मसावत, जिसको बराबरी कहते हैं, इन दोनों के बारे में, कि इस्लाम दरअसल बराबरी की बात करता है। ऐसा है नहीं। एक कहानी है अतिथि देवो भव संग्रह, अलिया धोबी और पाव भर गोश्त, अगर किसी ने वो कहानी पढ़ी है, वो पूरा स्ट्रक्चर ही उसका आपको समझ में आ जाएगा कि जो शेख हैं, सैयद हैं, सिद्दीकी हैं, और जो जुलाहे हैं, बुनकर हैं, धुनिया हैं, नाई हैं, जाति भेद वहाँ स्पष्ट है। सिख धर्म के बारे में भी यह कहा जाता है। मैं कुछ उपन्यासों पर जब काम कर रहा था, मणि का दीवा, धरती धम्म अपना, और रामस्वरूप मणकी का कोठे खड़ग सिंह, इस तरह के, तो वहाँ जो देखने में आए, और रोनकी राम ने जो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस पर खूब गहरा अध्ययन किया है। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में आप जब देखेंगे, तो वहाँ जो दलित सिख हैं और जो उच्च वर्ग के सिख हैं, उनमें 80 और 20 का फासला है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बराबरी का मसला है। तो उसको जिस साहस से उठाया, उस समय नहीं है कुछ विस्तार में मैं जाऊँ, लेकिन वह खुद अपने भीतर के अंतर विरोधों को भी जिस साहस से ले आते हैं, और यह कहते हुए कि दरअसल किसी भाषा का कोई धर्म नहीं होता। आज असल में हमने भाषा को भी धर्म का एक मसला बना दिया, उसको जोड़ करके देखा। बहुत सारे सोसाइटीज, जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, उर्दू शब्द सुनते ही उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं हम करेंगे।
क्योंकि यह किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसे में हमारे अपने समकालीन इस समय में भी अब्दुल बिस्मिल्लाह का जो लेखन है वो मौजूद है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि इनका बनारस पर एक और उपन्यास आना है, वह जल्दी हम लोगों को पढ़ने को मिले और ये अकाल